भारतीय छात्र प्रकोष्ठ राष्ट्र प्रभारी अमृता बोध महाशय। धन्यवाद संचालक। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं वीरांगनाओं को, महानायकों महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी क्रांतिकारी महिलाओं को मेरा जय मूल्यवासी जय भारत। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बंगाली नहीं बता सकती, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो इसीलिए मैं आपकी बंगाली भाषा नहीं बोल सकती। क्या मेरी हिंदी समझ में आ रही है? अगर मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो बगल में बैठे मेरे लोग बंगाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुझे अगर सजेस्ट करेंगे मैं हिंदी बोलूं तो मैं हिंदी में समझाती हूँ। अगर आपको बंगाली भाषा चाहिए तो बगल लोग बैठे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी भाषा में बोलूं? समझ में आ रही है? ठीक। साथियों, आज क्या है, जिस समाज समूह में हम बैठे हुए हैं, जिस आधार को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग करना केवल मकसद नहीं है, मकसद के लिए मीटिंग करना चाहते हैं। मकसद करना सिर्फ मीटिंग नहीं है, मीटिंग के लिए मकसद, यानी मकसद के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी महिलाएं घर में खाना बनाती है। केवल खाना बनाना उद्देश्य नहीं होता, खाना सुरक्षित और खाना संतुलित आहार से बनाती है ना। केवल खाना बना के रख दिया इतना तो मकसद है नहीं। उस खाने में कितना, उस दाल में कितना नमक पड़ेगा, कितना हल्दी पड़ेगा, कितना मसाला पड़ेगा, वो नाप तोल के बनाती है ना। मकसद क्या होता है? खाना अच्छा बनना चाहिए। जो भी व्यक्ति उस खाने को खाए तो उसको बहुत दिन तक बड़ा ही करे, उंगलियां चाटता रहे। खाने का ये मकसद होता है। उस खाने से हमें जो डायबिटीज है, तो खाने से हमारे डायबिटीज पे कोई असर ना पड़े, हमें इंडाइजेशन ना हो जाए, हमारा पेट ना खराब हो, यानी खाना बनाने का ये आपका मकसद होता है। उसी तरीके से आज जो मीटिंग यहाँ पे की जा रही है, इसका मकसद ये है कि हम जिस समाज समूह में जी रहे हैं, हम जिस देश में जी रहे हैं, उस देश की जो व्यवस्था है वो सड़ी गली व्यवस्था है, हम उसे बदलना चाहते हैं। आज महिलाएं और छात्राएं जो यहाँ बैठी हुई है, हम इसलिए यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि जो हमारी सड़ी गली व्यवस्था है, इसको हम बदलना चाहते हैं। तो अगर सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। अब इस सबक आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, आप महिलाएं भी बैठी हुई है। हमारे पुरुष भाई अगर चाहते हैं उनको जल्दी से ही डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर की नौकरी मिल जाए, तो उनकी अपनी महिलाओं को सामाजिक जो चेतना चलती है, सामाजिक जो संगोष्ठी होती है, सामाजिक अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जाती है, धरना रैली प्रदर्शन किया जाता है, आप पुरुषों को महिलाओं का सहयोग करके उस आंदोलन में उतारना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप महिलाएं चाहती हैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका बाप इस देश में सुरक्षित रह सके, तो आपको स्वतः से जो चल रहे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसमें सहयोग करना होगा। पहला क्या करना होगा? पहला पुरुषों का सहयोग लेना होगा। दूसरा, स्वतः उनके लिए काम करना होगा, यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए काम करना होगा। तीसरा, अगर आप दोनों लोग मिलकर के ये काम नहीं करते हैं तो बच्चा पैदा करना बंद कर देना होगा। आप सभी को गुस्सा आ रहा होगा। हमने जिन बच्चे को पैदा किया है उसे गुलाम पैदा किया है। हमने जिन बच्चे को पैदा किया है उन्हें गुलाम पैदा किया है। गुलाम कैसे पैदा किया है? किसी भी समाज को गुलाम बनाना है, किसी भी देश को गुलाम बनाना है, उसकी 3 चीजों को छीन लो, देश गुलाम बन जाएगा। किसी देश को अगर गुलाम बनाना है, किसी समाज को गुलाम बनाना है, उसकी 3 चीजों को छीन लो, वो देश गुलाम बन जाता है। पहली शिक्षा, दूसरी संपत्ति और तीसरा शस्त्र। ये 3 चीज छीनने से समाज गुलाम बन जाता है। और वर्तमान में अगर आप महिला और पुरुष ने सामाजिक गुलामी को नहीं एक्सेप्ट किया, सामाजिक गुलामी को एक्सेप्ट करने के बाद आंदोलन में सहभाग नहीं किया, तो आने वाले बच्चे की हमें चीखें सुननी पड़ेंगी।
तो अगर आप महिलाएं, आप पुरुष भाई ये चाहते हैं आने वाले बच्चों की हमें चीखें ना सुनाई पड़े, तो इस देश में जो चल रही राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन के द्वारा जो धरना रैली प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आप महिलाओं को पूरी शक्ति के साथ जन समर्थन हासिल करके सड़क पे, रास्ते पे उतर के खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आपने सोचा हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हम जाति के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम आदिवासी के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम मुस्लिम के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम ओबीसी के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, हम सिर्फ महिलाओं के नाम पे लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर आपने अकेले अकेले लड़ने का निश्चय किया तो उसका 3 परिणाम होगा। अगर अकेले अकेले लड़ने का प्लान किया, लड़ने का मतलब जो अधिकार खत्म हो रहा है उसको बचाने के लिए अकेले अकेले काम करने का निर्णय किया, तो उसका 3 परिणाम होगा। क्या? पहला, आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। पहला क्या होगा? आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर आप मैदान भी नहीं छोड़ करके भागे तो दूसरा, आप समझौता कर लेंगे। पहला, आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा, अगर आप मैदान भी नहीं छोड़ करके भागे तो समझौता कर लेंगे। और तीसरा, आप समझौता भी नहीं कर रहे हो, मैदान भी छोड़ के नहीं भाग रहे हो, तो तीसरा, आप मार दिए जाएंगे। आप मार दिए जाएंगे। बहुत सारे आदिवासी मारे गए, उड़ीसा में आदिवासी मारे गए, आपके पश्चिम बंगाल में आदिवासी मारे गए, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य कहानियां हैं। यहाँ तक कि आप आदिवासियों की बात नहीं कर रही हूँ, एससी के लोग भी मारे गए, ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही है, महिलाओं की तो इतनी खराब दुर्दशा है, उसी पे आज चर्चा करने की बात मैं कर रही हूँ। यानी अकेले अकेले लड़ने का जो परिणाम होता है उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता है, बल्कि करना क्या होगा? हमें संगठन शक्ति के साथ लड़ाई लड़नी होगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी समस्या का समाधान संगठित शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान संगठित शक्ति के साथ ही किया जा सकता है। अगर संगठित शक्ति का आपको परिणाम देखना है, आप बुद्धा के आंदोलन को उठा के देख लीजिए। पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्धा ने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया, आप महिलाओं को पता नहीं होगा, आप महिलाओं की आजादी का आंदोलन सबसे पहले बुद्धा ने चलाया था। क्यों चलाया था? उसके पीछे कहानी क्या थी? आंदोलन चलाने से पहले विचार आता है, संगठन बनाने से पहले विचार आता है, संगठन बाद में बनता है, पहले विचार आता है। संगठन जो होता है वो बाद में बनता है, पहले हमारे दिमाग में विचार आता है। तो बुद्धा ने भिक्खुनी संघ क्यों बनाया, महिलाओं का संगठन क्यों बनाया, ये बात आप महिलाओं को जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। बुद्धा ने जब आंदोलन की शुरुआत की तो बुद्धा की उम्र 29 साल थी, जवानी की उम्र थी। बुद्धा ने जो आंदोलन की शुरुआत की तो बुद्धा की उम्र जवानी की उम्र थी, 29 साल की उम्र थी। बुद्धा से जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा, उस महिला का नाम है अम्रपाली। उन्होंने कहा, बुद्धा आप राजा के लड़के हो। कहा, बुद्धा आप राजा के लड़के हो, आपके घर में पूरी शान शौकत है, संपन्नता है, आप क्या कर रहे हो? तो बुद्धा ने कहा, अम्रपाली इस देश में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 तरह की जो व्यवस्था है, इसमें महिलाओं का कहीं स्थान है क्या? है क्या? महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन माना गया, महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना गया। यहाँ तक बुद्धा समझाते हैं कि अम्रपाली जैसे बेटी पैदा हो, जितना बाप के है उतना करे, थोड़ी सी बड़ी हो जितना भाई के है उतना करे, ससुराल जब जाए जितना पति के है उतना करे, और जब बुढ़ापा है तो बेटे के सामने हाथ पसारे, बेटा 2 पैसा मुझे देना, मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। तो अम्रपाली ने पूछा, उस महिला ने पूछा, बुद्धा आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, इसमें गलत क्या है? तो बुद्धा ने बताया, बुद्धा ने कहा, जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है,
जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, बड़े होकर जिस बहन ने पालन पोषण किया वो भी महिला है, हमारे साथ हमारे जीवन संगनी जो बन करके आती है, हमारे वंश को चलाती है, वो भी महिला है। जन्म से मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी इन महिलाओं पे आश्रित है। कहने का सिद्धांत ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि समाज में महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार है। तो अम्रपाली ने कहा, बुद्धा आप 100% सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। मैं ये चाहती हूँ मेरे गांव में आइए, वहाँ महिलाओं की टोली रहती है, महिलाओं की टोली को समझाइए ताकि हम क्या करें, हम संगठन में जुड़ सके और संगठन के माध्यम से हम अपने आजादी की लड़ाई लड़ सके। हुआ क्या, बुद्धा खाने पे शाम को जाते हैं, रास्ते में 2-4 लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बुद्धा आप कहाँ जा रहे हैं? तो तथागत बुद्धा ने कहा, मैं अम्रपाली के घर जा रहा हूँ, कुछ विचार देना है, खाना पीना खा के फिर आ जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अम्रपाली चरित्रहीन महिला है। अब चरित्रहीन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, मुझे बहुत व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी। बुद्धा दूसरे व्यक्ति से मिले, दूसरा व्यक्ति भी यही कहता है। बुद्धा तीसरे व्यक्ति से मिले, तीसरा व्यक्ति भी यही कहता है। तो बुद्धा गांव के प्रधान से मिले, बुद्धा गांव के प्रधान से मिले और गांव के प्रधान से पूछा, प्रधान जी क्या आपको लगता है जो अम्रपाली नाम की महिला है वो चरित्रहीन है? तो प्रधान ने कहा, 100% तथागत आपने सही कहा। तो बुद्धा ने क्या किया, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या किया, सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया, सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, सरपंच महाराज, वो जो प्रधान था उस प्रधान का एक हाथ पकड़ लिया और कहा बुद्धा ने, प्रधान मैंने तुम्हारा एक हाथ पकड़ लिया है, अब जरा एक हाथ से ताली बजाओ। तो प्रधान ने कहा, बुद्धा एक हाथ से ताली अकेले नहीं बजती है। तो बुद्धा ने कहा, जब ताली एक हाथ से अकेले नहीं बजती है, एक महिला अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? उसके साथ कोई पुरुष भी तो होगा, या महिला अकेले हो जाएगी? नहीं ना, महिला के साथ कोई पुरुष भी तो रहा होगा, तब तो महिला चरित्रहीनता का आरोप लगा। फिर हुआ क्या साथियों, भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ और भिक्खुनी संघ के लोग को क्या कहा गया, भिक्खुनी संघ के लोग को समझाया क्या गया, आप भिक्खुनी संघ के लोगों को गांव-गांव में जाना है और गांव-गांव में जा करके समानता प्रतिस्थापित करनी है, समानता की बात करनी है, समानता कैसे प्रतिस्थापित होगा ये बताना है, यानी गांव-गांव जाना है और क्या प्रचार करना है, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो जो भिक्खुनी संघ के लोग थे वो गाँव में गए। जब भिक्खुनियां गांव में गई, यानी महिलाओं की टोली जब गांव में गई, महिलाओं का ग्रुप जब गांव में गया, महिलाओं का समूह जब गांव में गया, तो लोग उनकी बात को नहीं सुन रहे। वो लौट के आई, बोली, बुद्धा लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो बुद्धा ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या समानता प्रतिस्थापित करने से बड़ा कोई विचार है? क्या आजादी से बड़ा कोई आंदोलन है? बोले नहीं। बोले लोगों ने सुना ही तो नहीं ना, गाली तो नहीं दी? बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर महिलाएं गई, फिर गालियां भी खाई, फिर लौट के आई। फिर बुद्धा ने कहा, क्या हुआ? बोले लोगों ने गालियां दी। बुद्धा ने कहा, सही बात बताओ, क्या समानता प्रतिस्थापित करने से बड़ा कोई विकल्प आपके पास है? बोले नहीं। बोले लोगों ने गालियां ही तो दी, मारा तो नहीं ना? बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर गई, फिर लोगों ने मारा भी, फिर लौट के आई। फिर महिलाओं ने कहा, महिलाओं के ग्रुप ने कहा, बुद्धा आपकी लोगों ने मारा भी। तो बुद्धा ने कहा, अच्छा लोगों ने मारा है तो क्या बच्चों की आजादी नहीं चाहती हो, खुद की आजादी चाहती हो? तो महिलाओं ने कहा हाँ। बोले मारा ही तो, जान तो नहीं गई ना? बोले नहीं थे। बोले तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार, यानी अपनी आजादी का आंदोलन, महिलाओं को मान सम्मान का आंदोलन जान देने तक चलाना होगा, यानी जान देने तक तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। कहने का मतलब जब तक जिंदगी है तब तक इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। और उन महिलाओं ने और भिक्खु संघ ने क्या किया, वो आंदोलन की मुहिम छेड़ी। उसके बाद क्या हुआ, इस देश में 3 परिणाम आया। पहला, महिलाएं आजाद हुई। दूसरा, ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। तीसरा क्या हुआ, मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा महाराजा बन गए। लेकिन इस देश में फिर क्या होता है,
प्रतिक्रांति होती है। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की, क्यों की? क्योंकि ब्राह्मणों को ये बात पता हो गई, अगर महिलाएं आजाद हो गई तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये महिलाएं देश की राजा हुआ करती थी। ये महिलाएं सोने के धात के वस्त्र पहनती थी। इस देश को सोने की चिड़िया महिलाओं की वजह से कहा जाता था। इस देश में सोने की खान महिलाओं की वजह से हुआ करती थी। इस देश में कृषि विज्ञान महिलाओं की वजह से हुआ करता है। अगर महिलाएं आजाद हो जाती है और महिलाएं आजाद हो गई है तो महिलाओं की व्यवस्था देश में आ जाएगी और हम ब्राह्मणों की खैर नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया? प्रतिक्रांति किया। और प्रतिक्रांति में क्या किया? हमारे विचार में मिलावट किया, महापुरुषों के विचार में मिलावट किया। जैसे मिलावटी भोजन खाने से हमें इंडाइजेशन हो जाता है, मिलावटी मसाले खाने से हमारे पेट खराब हो जाते हैं, वैसे मिलावटी विचार हमारे दिमाग में आने से हमारी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। एक उदाहरण देते, फॉर एग्जाम्पल ये बोतल में पानी भरा है, ये बोतल में पानी भरा है, ये शुद्ध पानी है पीने लायक। अगर इसमें एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या होगा? पी सकते हैं? क्यों? मर जाएंगे। वैसे गलत विचार हमारे दिमाग में अगर आ गया तो आने वाली पीढ़ियां मर जाएंगी। दूसरा उदाहरण आप सुन लीजिए। एक बाल्टी अगर दूध है, एक बाल्टी दूध है, उसमें आधा नींबू काट के निचोड़ दिया जाए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। वैसे अगर गलत विचार हमारे दिमाग में आ गया तो आने वाले बच्चों का दिमाग तो फटेगा, हमारा भी फट जाएगा। और कैसे फटा? इस देश में बुद्धा के बाद संतों गुरुओं का आगमन हुआ। आपके यही बंगाल के हिना ठाकुर, वो हरिचांद गुरचार ठाकुर जी थे, संत गुरु हरिचांद गुरचार ठाकुर जी आपके वेस्ट बंगाल के थे। कबीर रविदास साहब पूरे उत्तर भारत के थे। चोखा मेला ये लोग क्या थे? जो हमारे संतों गुरु आए, हमारे संतों गुरुओं ने इस मूल निवासी बहुजन समाज की महिला और पुरुष की मुक्ति का आंदोलन चलाया। तो ब्राह्मण ने प्रचार क्या किया? अरे तुम्हारे हरिचांद गुरुचांद ठाकुर, तुम्हारे रविदास साहब, तुम्हारे कबीर साहब ये भक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। तो ये हमारा जो बैठा हुआ समाज है ना, ये भक्त पैदा हो गया। क्या हो गया? भक्त पैदा हो गया। भक्त क्या करता है? भक्त भक्ति करता है, भक्त विचार नहीं करता है और मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। भक्त भक्ति करता है, भक्त विचार नहीं करता है और मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। जैसे ही भक्त भक्ति करता है, यानी जैसे ही आपने भक्ति करने का प्रयास किया, गलत विचार आपके पास आया, मुक्ति का काम आपके पास नहीं आया बल्कि भक्ति का काम आया। भक्ति से शांति आ गई और जैसे शांति आई तो क्रांति खत्म हो गई। भक्ति से शांति आती है ना, जो भक्त होता है उसे शांति वो होती है ना, परिवेश में आती है। तो क्या क्रांति हो सकती है शांति से? जैसे ही भक्ति से आपने शांति वो क्रिएट किया, वैसे क्रांति खत्म होने का निश्चय जो आया। तो साथियों क्या हुआ? आपके सामने समस्या क्या खड़ी हुई? ब्राह्मणों के प्रतिक्रांति से क्या समस्या खड़ी हो गई? जैसे आप भक्त पैदा हुए तो आपके सामने दो चीजें आई, जानते हैं क्या? पहला देवता, दूसरा राक्षस। तो आपने क्या सोचा? हम देवताओं को पढ़ने की औकात नहीं है, हमारी औकात देवताओं के पढ़ने की नहीं है, वैसे महान लोग हैं, है ना। दूसरा क्या है? राक्षस। हम क्यों पढ़े, ऐसे नालायक है। दोनों दिशा में हम पढ़ाई से दूर चले गए, यानी इतिहास से दूर चले गए। जब तक क्या है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन अभी हमारे लोग क्या करते हैं? शराब वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। शाम को ये लोग शराब पीते हैं और खूब गुर्राते हैं, सुबह भूल जाते। तो शिक्षा से हम दूर गए, इतिहास से हम दूर गए। जो कौम इतिहास नहीं जानती भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आधुनिक भारत के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जो काम बंगाल के अंदर हरिचांद गुरचार ठाकुर ने किया, शिक्षा का काम किया, वही काम पूरे देश भर में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने महिलाओं को शिक्षा की बात की। बंगाल के महापुरुषों ने जो काम किया शिक्षा को लेकर के, वही काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने क्या किया? महारानी विक्टोरिया के सामने कहा, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दे दो। हमारे लोग अधिकार अगर पा जाएंगे तो अधिकारी बन जाएंगे।
क्या होगा? अधिकार पा जाएंगे तो अधिकारी बन जाएंगे। हमें क्या करो, हमारे ऊपर सहानुभूति मत दिखाओ। हमारे ऊपर सहानुभूति का मतलब क्या है? अभी वर्तमान में सहानुभूति सरकारें क्या कर रही है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो, क्या करती है? आपको राशन दे देती है, सहानुभूति करती है ना। आपको पानी देती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर के सामने की नाली बनवाती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर के सामने का फर्श बनवाती है, सहानुभूति करती है ना। आपके घर में नौकरी देती है क्या? ये सहानुभूति नहीं है, ये अधिकार है। तो अधिकार देती है क्या? नहीं। अधिकार देगी तो अधिकारी बन जाओगे। जब अधिकारी बन जाओगे तो सही गलत का फर्क आ जाएगा और इनकी सुनोगी नहीं। तो अगर इनको अपना गुलाम बनाना है तो सहानुभूति उत्पन्न कर। साथियों, जब इस देश में अंग्रेज थे तब इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अंग्रेज के जाने के बाद वर्तमान आजाद भारत में समस्याएं निर्माण हो गई है। जब भारत गुलाम था तो किसी महिला का बलात्कार नहीं होता था। आजाद भारत में क्या होता है, एक दिन में 88 बलात्कार हो जाते हैं। गुलाम भारत में कभी किसी किसान ने छत्रपति साहू जी महाराज के समय में आत्महत्या नहीं की थी। आज आजाद भारत में आज किसान लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे करीब 3 महीने से ज्यादा बैठे हैं, कितनों की जान चली गई। ये आजाद भारत का इतिहास है। अरे गुलाम भारत में आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी, आजाद भारत में आतंकवाद पनप गया। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद क्रिएट हो गया। गुलाम भारत में आदिवासी राजा थे, आजाद भारत में आदिवासी जंगलों से भी खदेड़ दिए जा रहे। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम नालायक लोग बैठे हैं, मुफ्तखोर लोग बैठे हैं। क्यों? हरिचांद गुरुचांद ठाकुर ने किया, बिरसा मुंडा जी ने किया, योगेंद्र नाथ मंडल जी ने किया। क्या किया? हमारे गले में हांडी था, कमर में झाड़ू था, हमारे गले में टाई आ गई और कमर में बेल्ट आई, आया ना। हम महिलाओं की सड़ीक साड़ियां आ गई। हम एक्वाफिना बिस्लरी का पानी पीते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई खाते हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं गारंटी है अपने बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। साथियों, हमें ये बात जाननी और समझनी होगी कि हम जो संगठन चला रहे हैं, संगठन का जो उद्देश्य है, यानी जो समस्या निर्माण हो रही है, वो समस्या हमारे समाज में निर्माण हो रही है, वो हमारी समाज व्यवस्था में निर्माण हो रही है। तो वर्तमान में भारत देश की जो समाज व्यवस्था इतनी खतरनाक है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कैसी व्यवस्था बदलना चाहते हैं? आपको व्यवस्था कैसे समझाएं? एक एग्जाम्पल देते हैं। जब खेत में आप धान की सिंचाई करते हैं, जब खेत में धान की सिंचाई करते हैं तो ट्यूबवेल या मोटर का प्रयोग करते हैं ना। जैसे पानी ज्यादा होता है तो अधिकांश लोगों का दिमाग क्या काम करता है कि हम इसकी जो मेड़ी है, इसका जो बांध है, इसको सही करें, वरना पानी ज्यादा हो रहा, ऊपर जा रहा है। समस्या क्या? मोटर है ना, ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल को बंद कर दो, खेत में पानी जाना बंद हो जाएगा। वैसे क्या है, हमारे लोग केवल समस्या को उठाते हैं, केवल समस्या को पकड़ते हैं। समस्या जिसने उत्पन्न किया, हमें उसे ही खत्म करना होगा। समस्या जिन लोगों ने उत्पन्न किया, अगर हम उन्हें की ही व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो हमारे समाज में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, रेप, बलात्कार, आतंकवाद, नक्सलवाद निकल करके नहीं आएगा। क्या आएगा? जिसने जो समस्या का कारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे घर में अगर पाइप लगी है, पाइप से पानी को ऊपर भेज रहे हैं और गलती से पाइप बीच से लीकेज हो जाए और पानी का लीकेज जैसे ही बाहर आए तो हम क्या करेंगे? फटाफट हम क्या करते हैं? अगर घर में पानी आ रहा है तो उसको एक किनारा देते हैं निकलने का। क्या पानी का बहाव रुक रहा है? या तो हम बांध बना देते हैं किसी चीज का कि पानी हमारे इस तरफ ना इसी तरफ पानी रहे। क्या पानी का रुकाव बंद होगा? कारण क्या है? ये जो लीकेज हो रहा है, लीकेज को बंद कर दो, पानी आना घर में बंद हो जाएगा। साथियों, उसी तरीके से जिस गली से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, रेप, बलात्कार, आतंकवाद निकल करके आ रहा है, हम उस गली को बंद करना चाहते हैं। लेकिन जिस गली को आप बंद करना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक व्यवस्था है। इस देश में जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं वो व्यवस्था 2 प्रकार की है।
समाज व्यवस्था, दूसरी है शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? समाज व्यवस्था है और शासन व्यवस्था है। तो समाज की जो व्यवस्था है इतनी कठोर है, इतनी पत्थर है कि अगर आपने अपना सिर उस पत्थर पे मारा तो आपका सर फूट जाएगा। उसको आप टच से मस नहीं कर सकते। अगर उसे टच से मस करना होगा तो हमें उससे ज्यादा मजबूत संगठन का निर्माण करना होगा। पत्थर से ज्यादा मजबूती हमें निर्माण करनी होगी। इसके लिए साथियों क्या करना होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन जो देश में चल रहा है उसमें साथ और सहयोग करना होगा। अब समाज व्यवस्था में क्या है? महिलाओं की दास्ता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अछूतपन, ये सारा समाज व्यवस्था के अंदर चला था। अब समाज व्यवस्था के आपको एग्जाम्पल देते हैं। हमारे जो लोग हैं वो जाति के नाम का संगठन चलाते हैं, समस्या के नाम पे संगठन चलाते हैं, जाति के नाम पे संगठन चलाते हैं, समस्या के आधार पे संगठन चलाते हैं, गली में संगठन चलाते हैं, मोहल्ले में संगठन चलाते हैं। अगर आपने ये संगठन चलाने का काम किया उसका नतीजा ये होगा कि आपने वर्तमान में जो चल रही कांग्रेस बीजेपी की है, आरएसएस की जो विचारधारा है वही पे आप काम कर रहे हैं। यानी आप ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। अरे बहुत सारे साथी ने आपको मूल निवासी कह के उद्घोष किया, मैंने भी शुरू में उद्घोष किया। अब आपको लग रहा है उद्घोष जो मूल निवासी शब्द का हुआ है ये है क्या? हम तो यहाँ आदिवासी लोग बैठे हैं, हम ब्राह्मण कास्ट के लोग बैठे हैं, हम मुस्लिम लोग बैठे हैं, हम नमोसुद्राय के लोग बैठे हैं, ये मूल निवासी क्या हो गया? अभी ये नई समस्या कहाँ से उत्पन्न हो गई आपको बताते। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का अखबार है उसमें एक न्यूज छप के आए डीएनए। डीएनए क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 प्लस कितना होता है? 4। 2 और 2 प्लस 4। आपके बंगाल में 2 और 2 प्लस 4 होता है। आप यहाँ से महाराष्ट्र चले जाओ, वहां पे 2 और प्लस 2 कितना होगा? 4 होगा ना? 5 तो नहीं होगा? नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ 2 और 2 4 होगा, 5 नहीं होगा। वैसे हमारे शरीर में डीएनए नाम का जो पदार्थ है जो हमारा है वही हमारे आने वाले पुत्र पुत्री का होगा, परिवर्तित नहीं होगा। माता का बेटी के अंदर और पिता का बेटे के अंदर जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता। जो उसका होगा वही उसके बेटी और बेटे का होगा। इसको कहते हैं डीएनए। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी के अखबार में डीएनए की खोज आई। डीएनए की खोज आने के पहले का रीजन क्या है? माइकल बामसाब यूटा विश्वविद्यालय के जो थे साइंटिस्ट ने देखा दुनिया में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, दुनिया को भारत ने ज्ञान दिया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, मैं भारत घूमना चाहता हूँ। जैसे माइकल बामसाब भारत घूमने आते हो क्या देखते हैं? कहीं पे झुग्गी झोपड़ी है, कहीं पे 2 महल है, कहीं पे 4 महल है, कहीं पे 6 महल है। उसने पूछा ये लोग कौन है? तो क्या बताएं? ये फला जाति का आदमी है, वो फला जाति का आदमी है, वो फला जाति का आदमी है। तो माइकल बामसाब ने कहा जातियां तो जानवरों में होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? यहाँ सभी लोगों का क्या किया? पूरे भारत के लोगों का बालखाल सीमन लेकर के अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय में गया और वहाँ पे डीएनए खोज निकाला। और डीएनए के खोजने के बाद कहा जो भारत में रहने वाली 6743 जातियां है, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई और लिंगायत है, इनका डीएनए, इनका बालखाल खून इनका आपस में मैच करता है। जो ब्राह्मण है उनका डीएनए इनसे नहीं मैच करता है, उनका बालखाल सीमन इनसे नहीं मैच करता है। तो सवाल ये खड़ा हो गया आखिर ब्राह्मण का डीएनए कहाँ से मैच करता है? पूरी दुनिया का डीएनए लगा तो ब्राह्मण का डीएनए यूरेशिया के आस्की मोजी नाम की जगह से मैच करा। तो समझ में आया कि ये ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। क्यों? हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं, बहुत सारे साथी कर्मचारी बैठे हैं। आप जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि समाज में जागृति करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे लोग समझदार लोग हैं तो ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा होना अलग बात है, समझदारी आनी अलग बात है। अगर मैं कहूं मैं इंजीनियर हूं तो बहुत समझदार हूं, ऐसा नहीं है। समझदारी
बनाने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ टीचर, सिर्फ मास्टर बनना सही नहीं है। समझदारी का पहला सिद्धांत होता है, जागृति का पहला सिद्धांत होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान। हरिचांद गुरुचांद ठाकुर जी के पास, बिरसा मुंडा जी के पास कोई डिग्री थी क्या? कोई डिग्री थी क्या? नहीं ना। फातिमा शेख के पास कोई डिग्री थी क्या? उस्मान शेख के पास कोई डिग्री थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन क्या था? सामाजिक जागृति। सामाजिक जागृति पहला सिद्धांत क्या था? दोस्त और दुश्मन की पहचान थी। पहला सिद्धांत क्या होता है जागृति का, समझदारी का? दोस्त और दुश्मन की पहचान। दूसरा, दोस्त की क्या ताकत है? तीसरा, दुश्मन की क्या ताकत है? चौथा, दोस्त की क्या कमजोरी है? पांचवा, दुश्मन की क्या कमजोरी है? जिन लोगों को ये सारी बातें पता होती है वही व्यक्ति जागृत कहा जाता है। इसीलिए हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हरिचांद गुरुचांद को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? बिरसा मुंडा को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? डॉक्टर बाबा साहब को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्या थे, वो लोग सामाजिक जानकार लोग थे। साथियों, हमारे समाज के जो लोग हैं, जिस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उस देश में जाति व्यवस्था बड़े पैमाने पे है और जाति का संगठन अगर आप चलाते हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा एक जाति के लोग इकट्ठा हो गए, 2 लाख लोग, ब्राह्मण 3 करोड़, कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। जब डीएनए के आधार पे प्रमाणित कर दिया गया कि ब्राह्मण विदेशी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी जो है ये यहाँ के मूल निवासी है, तो क्या करना होगा? हमें इन्हें एक साथ लाना होगा। किस आधार पे लाना होगा? अगर जातियां दिमाग से नहीं जा रही है तो जाति पहचानने के 4 कारण होते हैं। जाति पहचानने का 4 रीजन होता है। पहला, आकार, बनावट। गाय है, घोड़ा है, बकरी है, उसकी आकार को देख के आप बता सकते हैं। गाय है, घोड़ा है, बकरी है, उसकी बनावट को देख के आप बता देंगे उसके पास 4 हाथ 4 पैर। हम यहाँ सभी इंसान बैठे हैं, किसी के पास 4 हाथ 4 पैर है क्या? नहीं ना। यानी आकार से भी, बनावट से भी जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। दूसरा, भाषा, साउंड, आवाज, लैंग्वेज। आप रात में ठंडी पड़ रही है और रजाई के अंदर सो रहे हैं, आपके घर के सामने कुत्ता भौंक रहा है या उसका बच्चा भौंक रहा है, उसकी आवाज सुन के आप बता देंगे, है ना। लेकिन हम इंसान होके बोल रहे हैं, आवाज सुन के बता सकते हैं? नहीं ना। आवाज से भी, भाषा से भी जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। और तीसरा है खान पान। क्या है? खान पान, भोजन। गाय अगर शाकाहारी है तो घास खाएगी, अगर यहाँ पे शेर आ जाए तो भाग जाएंगे। क्यों? मांसाहारी है ना, हमें मार के खा जाएगा तो सब के सब भागेंगे। यानी शेर मांसाहारी है, वो मांस खाता है, और हम इंसान, हम तो सर्वाहारी। हमारे थाली के खाने में दाल चावल सब्जी रोटी फल मिठाई होती है, मांस मछली भी होती है, तो क्या हमारे थाली के खाने को देख के बता सकते हैं किस जाति का आदमी खाना खा रहा है? नहीं ना। भोजन से भी जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। और चौथा पैमाना है मलमूत्र। चौथा पैमाना है मलमूत्र, जिसको टट्टी कहते हैं। खेत में कौन सा जानवर टट्टी करके गया है, बकरी थी या गाय थी, उसकी टट्टी देख के आप बता देंगे। लेकिन इंसान की नहीं ना। देख के बता सकते हैं इंसान की टट्टी को, किस जाति का आदमी टट्टी करके गया? नहीं ना। तो यही 4 पैमाना जाति पहचानने का होता है। जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। यानी डीएनए ने क्या कहा, हम सभी भारत के मूल निवासी है। तो जो मूल निवासी लोग हैं, इनका राष्ट्रव्यापी संगठन देश में चल रहा है, यानी राष्ट्रव्यापी संगठन बन चुका है। आपको केवल उसमें कार्यभार लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के आंदोलन में उतरने के लिए हम यहाँ केवल आपको बताने आए हैं। यानी वर्तमान की व्यवस्था जो खतरनाक है, उसको बदलने के लिए हमें उससे मजबूत संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसके लिए आपको साथ सहयोग करना बहुत जरूरी है। साथियों, जिन महापुरुषों ने संगठन चलाया उसका परिणाम मैंने आपको बताया। बुद्धा के आंदोलन का परिणाम हुआ, संत गुरु हरिचांद गुरुचांद ठाकुर बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम हुआ, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले के आंदोलन का परिणाम हुआ कि हम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल गया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं को एक बिल दिया, उस बिल का नाम था हिंदू कोड बिल। बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को क्या कहते, पता क्या कहते थे? कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ियां पहनो। अब इसका मतलब नहीं आप जाके अपने पति पे झगड़ा कीजिएगा हमें सोने की चूड़ियां पहनना है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ियां पहनो। कांच की चूड़ियां पहनती हो, रोज पहनती हो, रोज टूट जाती है। अगर सोने की चूड़ी पहनोगी तुम्हारे परिवार पे कोई विपत्ति आएगी। सोने का मोल भाव कभी कम नहीं होता है। तुम उस सोने की चूड़ी को बेच करके अपने घर का परिवार का विपत्ति बचा सकती हो, कष्ट हट सकती हो। कहने का मतलब ये है सोने की चूड़ियां पहनेंगी कब? जब अधिकार बचेगा तब। अभी अधिकार नहीं है तो पहनने का अधिकार भी नहीं। 1925 में सोने का दाम 11 रुपया तोला था, कपास का दाम 15 रुपया कुंटल था। सोने से ज्यादा रुई का दाम था गुलामी में। आजादी के बाद आज क्या स्थिति है सोने की? 40,000 रुपया ज्यादा हो गया। और उससे रुई की कीमत कितनी हो गई? 6,000 रुपया हो गया। तो हम महिलाएं जिस तेज गुना गति से काम कर सकती है, तो पहले तो महिलाओं को अपना अधिकार जानना होगा, अपने महापुरुषों को जानना होगा, जिन महापुरुषों ने आपके लिए शिक्षा की, मान सम्मान की, स्वाभिमान की, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट के अधिकार की बात की। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी महिलाओं को एक बिल दिया, उस बिल का नाम था हिंदू कोड बिल। जब ये बिल महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया जा रहा था तो अनपढ़ महिलाएं हमारी आंदोलन के लिए सड़क पे उतर के आ गई, रास्ते पे उतर गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा महिलाओं से आप इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? तो महिलाओं ने कहा हमारे पति ने कहा है। आप महिलाएं बहुत प्रतिबद्धता है, जितना पति कहेगा उतना ही करेंगी। फिर पूछा क्या आपने पढ़ा है, से क्या कानून दिया है? तो महिलाओं ने कहा हम अनपढ़ लोग, हम कहाँ से पढ़ेंगे। बोले अच्छा तो आपके पति ने कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इस बिल का विरोध कर रही है? तो महिलाओं ने कहा हमारे पति ने कहा है अगर हम इस बिल का विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन ला करके रख देंगे और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर वो तुम्हारी सौतन ला के रखते हैं, मैंने इस बिल के अंदर कानून दिया है, उस कानून का नाम है तलाक। तुम तलाक लेना और जो पति तुम्हें तलाक देगा तुम्हारे महीने का खर्च भी देगा, ऐसा इस बिल के अंदर कानून है। हमारी महिलाओं की शादी यानी बेटियों की शादी पहले पालने में तय हो जाती थी, बचपन में शादियां हो जाती थी। उस बिल के अंदर क्या दिया गया? लड़की की उम्र 18 साल का होगा, लड़के का उम्र 21 साल का होगा। इस उम्र के बाद आप शादी कर सकते हैं बेटी और बेटे की। इस उम्र के पहले अगर आपने शादी करा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल चले जाएंगे। हमारी महिलाओं को, जिन महिला को बच्चे नहीं पैदा होते थे, लोग उनको बांझ कहते थे, उनकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे, अपने घर के ऊपर नहीं पड़ने देते थे, ऐसी महिलाओं को पुत्र और पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया गया। भारत के संविधान के आधार पर है, भारत के संविधान के आधार पर यह सारा इक्वलिटी भी फोड़ रहा है। जिन महिलाओं गर्भावस्था में होती है, सरकारी नौकरी करती है, सरकारी नौकरी चाकरी करती है, जब वो गर्भावस्था में आती है उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, उसका वेतन नहीं करता है। वो 6 महीने की छुट्टी सीसीएल लीव जिसको बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिख करके दिया है। हमारी महिलाओं को पता नहीं है लेकिन अधिकार ले रही है। जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, ऐसी महिलाओं को डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने का अधिकार दिया गया भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कि जिन महिला का पति मर जाता था, लोग विधवा करके यानी विधवा मान करके उसको काली कोठरी में सफेद साड़ी में रखा जाता था, ऐसी महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार दे दिया। हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे घर की जो है बहनों को पिता और पति में बराबर का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो आपकी बेटी ससुराल जाए और स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे पिताजी मुझे आपकी संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, मम्मी मुझे आपकी संपत्ति में, आपकी प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, तभी बाप और माँ बेटे को सब दे सकते हैं। नहीं तो उस बिल के अंदर कानून है कि बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं ना, आप सभी का कन्यादान हुआ होगा।
जब कन्यादान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जब कन्यादान करते हैं तो क्या आपकी बेटी जब ससुराल जाती है उस वक्त अन्याय अत्याचार होता है तो क्या रिपोर्ट लिखी जाती है थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन में? चलो अगर लिखी भी गई तो क्या निर्णय मिलता है, न्याय मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? एक उदाहरण देखो, हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं, क्या मांगने जाते हैं? जो पैसा आपने दान में दिया है मंदिरों में, आप मांगने जाते हैं? नहीं ना। चलो अच्छा, आप मांगने चले गए, क्या वो देते हैं? नहीं। चलो उसने नहीं दिया तो क्या रिपोर्ट करवाते हैं आप पुलिस स्टेशन में? क्यों नहीं करवाते? आपकी ये मानसिकता हो गई है क्या कि दान की हुई चीज पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो अगर आपने अपनी बेटियों का दान कर ही दिया तो आपका कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए आज हमारी बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है। अगर आप चाहते हो आपकी बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार ना हो, हम महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार ना हो, तो हमारी बेटियों को अधिकार देंगे तो अधिकारी बनेंगी, और अगर दान करेंगे तो भिखारी से भी बदतर हमारी लड़कियों की यहाँ जिंदगी हो रही। हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का भी अधिकार है। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। अगर वो आत्मरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार आप महिलाओं को मिल जाए या हम महिलाओं को मिल जाए तो यहाँ बैठी, यहाँ सुन रही हर महिला सैनिक होगी। अगर हथियार है तो चलाना भी सीखेंगे ना। हमारी महिलाओं का रेप बलात्कार कहाँ होता है? जंगल के अंदर होता है, झाड़ियों के अंदर होता है, वीरान गलियों में होता है, अंधेरी गलियों में होता है। ये फोन है ना, सरकार के द्वारा एक नंबर चलता है 1090, चलता है ना। जिस जंगल में रेप होता है वहाँ नेटवर्क होता है क्या? मलिक साहब, नेटवर्क होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या ये 1090 काम करने वाला है फोन में? नहीं करेगा ना। लेकिन जो फ्री में आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस बंदूक का अधिकार है, लाइसेंसी बंदूक का, वो जरूर काम करेगा। ये मोबाइल हमारी काम करे या ना करे, लेकिन फ्री में लाइसेंसी हथियार का जो अधिकार हमारी महिलाओं को है आत्मरक्षा के लिए, वो जरूर काम करेगा। दूसरा, जो एक दिन में 88 बलात्कार हमारी महिलाओं के साथ हो जाते हैं वो रुक जाएगा। तीसरा, कोई गुंडा मवाली आपके पास आने की जरूरत नहीं करेगा। चौथा, अगर गलती से भी आ जाता है, उस बंदूक के अंदर 6 गोलियां होती। कितनी होती है? 6 गोलियां होती। 3 गोलियां उसकी खोपड़ी में जब आप लगाएंगी तो क्या होगा? अगर आप सुरक्षित होंगी तो आपका बच्चा सुरक्षित होगा, आपका बच्चा तो आपका परिवार, आपका परिवार तो आपका घर, आपका घर तो आपका गांव, आपका गांव तो आपका समाज, आपका समाज तो आपका देश सुरक्षित होगा। लेकिन आज तक हमारी महिलाओं को ये बिल के बारे में बताया ही नहीं गया, देने की बहुत दूर की बात है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, जिन महापुरुषों ने 1848 से लेके 1956 108 साल संगठन चलाया, उसके बाद भारत का संविधान दिया, हमारे महापुरुषों ने किया तो हमें मिला। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। हमारे लोगों को भारत के संविधान के अंदर जो वोट का अधिकार दिया, वो वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है। अब हमारे लोग क्या करते हैं? 5 साल के लिए वोट तो करते हैं, राजा तो बनाते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति को नहीं, ब्राह्मण को राजा बनाते हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर वोट के अधिकार की बात चल रही थी, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे समाज के लोग को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो देश का राजा होता है। हमारे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, उसे देश का राजा होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे समाज के लोग को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय वोट का अधिकार सिर्फ 2 लोग को था, एक पढ़े लिखे लोग को, दूसरा टैक्स पेई को। एक पढ़े लिखे लोग को था, दूसरा टैक्स पे को था। तो हमारा समाज वैसे अनपढ़ था, टैक्स कहां से पे करता? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारा समाज कमेरा समाज है, हमारा समाज मजदूर समाज है, हमारे समाज के लोगों को चुनाव चिन्ह दिया जाए।
फिर क्या हुआ, हमारे समाज के लोग को चुनाव चिन्ह दिया गया, हमारे लोग चुनाव चिन्ह देख करके वोट करते। जब वोट का अधिकार मिला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर घर पे आए और वालिन बजा के गा रहे। लोगों ने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आप क्यों गा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस व्यक्ति ने पूछा उस व्यक्ति का नाम था आचार्य कृपलानी। कृपलानी भी ब्राह्मण थे। वो कृपलानी जानते हैं कौन था? आज सभी को पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को यह भी पता है वो कब बने? 2 सितंबर 1946 को बने, आजादी के पहले बन गए। उनको 2 वोट मिला, एक नेहरू के खुद का वोट था, एक कृपलानी का वोट था। वही कृपलानी पूछ रहे थे, क्या बात है मिस्टर अम्बेडकर, आप जोर जोर से हंस रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कृपलानी पहले रानी बच्चे पैदा करती थी, पहले रानी बच्चे पैदा करती थी। वो बच्चा चोर हो, डाकू हो, राजा वही बनता था। मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। उसके बाद भी रानी यानी बच्चे अगर पैदा करेगी तो राजा नहीं पैदा करेगी, राजा प्रजा की ओट से पैदा होगा, राजा ब्रेड बॉक्स से निकल करके आएगा। तो कृपलानी ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर शायद आप भूल रहे हैं, आपका समाज बिकाऊ है, आपका समाज वोट बेचेगा, हम खरीद लेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कृपलानी मैं जानता हूँ मेरा समाज बिकाऊ है, लेकिन जिस दिन मेरे समाज के लोग को एक वोट का अधिकार समझ में आएगा, तेरे शरीर का भिखारी भारत में जन्म नहीं लेगा। और आज इस आजादी के 72 साल के बाद हमारे समाज के लोग को समझ में आया, हमारे वोटों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो जाती है। इस देश में जो नेता है वो नालायक है। आप जो कर्मचारी बैठे हैं आप लायक लोग हैं। आप समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं आप लायक लोग हैं। तो अगर आप लायक लोग चाहते हैं ये नालायक लोगों को वहां से हटाया जाए, वहां से निकाला जाए, तो राष्ट्रव्यापी जो संगठन देश में चल रहा है उसमें आपको साथ और सहयोग करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन में साथ और सहयोग करने से क्या होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन में साथ और सहयोग करने से ये होगा, राष्ट्रव्यापी संगठन में शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। एक उदाहरण देते हैं, हमारे घर में झाड़ू होता है ना, झाड़ू, उससे हम घर का कचरा निकालते हैं। हम महिलाएं वो झाड़ू से घर का कचरा निकालती हैं। जब तक वो झाड़ू रस्सी से बंधी होती है तब तक घर का कचरा निकालती है, लेकिन जैसे रस्सी से खुल जाती है खुद कचरा बन जाती है। तो क्यों ऐसा? मैंने कहा, संगठन में ताकत होती है, संगठन में हिम्मत होती है, संगठन में पावर होती है। आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। अभी अंगूर बिक रहा है ना, कुछ अंगूर ठेले पे टूट करके गुच्छे से अलग रखे होते हैं और कुछ अंगूर गुच्छे में होते हैं। जो अंगूर टूट के अलग रखा हुआ होता है वो मीठा होता है, लेकिन उसका दाम कम होता है ना। गुच्छे से टूट के रखा हुआ अंगूर वो मीठा होता है, फिर भी उसका दाम कम होता है। लेकिन जो गुच्छे में रखा हुआ अंगूर है वो खट्टा भी हो फिर भी उसका दाम ज्यादा होता है। क्यों? संगठन में शक्ति होती है, संगठन में पावर होती है, राष्ट्रव्यापी संगठन में हिम्मत होती है, राष्ट्रव्यापी संगठन से रिजल्ट मिलता है। आपको तीसरा उदाहरण बताते हैं। हमारे पास बंदूक है और बंदूक की गोली, बंदूक है और बंदूक की गोली है। अगर बंदूक से गोली निकाल के आपको मारा जाए तो क्या चोट लगेगी? नहीं ना। लेकिन बंदूक में गोली भर के मारा जाए तो इंसान की जान भी चली जाएगी। ये संगठन जो है ये बंदूक है, आप गोली हो, सच में गोली नहीं चलाना है बल्कि बोली की गोली चलाना है। जो इस देश में व्यवस्था के खिलाफ, हमारी समाज व्यवस्था में जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है, हमें उनके खिलाफ बोली चलानी है। यानी ये संगठन है, राष्ट्रव्यापी संगठन में ताकत होती है। तो आप सभी को राष्ट्रव्यापी संगठन में जुड़ करके काम करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम संगठन में काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक जंगल था। मैडम रोक दीजिए अभी, बस 10 मिनट के लिए। एक बार एक जंगल था और जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो जंगल की चिड़िया ने सोचा मैं इस जंगल में रहती हूँ और जंगल में आग लग गई है, मुझे भी इस जंगल की आग को बुझानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस गांव में अगर एक घर में आग लगती है तो हम सभी लोग जाते हैं उस घर की आग बुझाने ना।
वैसे चिड़िया ने क्या सोचा, मैं इस जंगल की सदस्य हूँ, मुझे भी जंगल की आग बुझानी चाहिए। वो चिड़िया क्या करती, जंगल से दूर जाती, नदी में जाती, चोंच में पानी भरती और लाके जंगल पे छोड़ रही होती। बार बार जाती, चोंच में पानी भरती और लाके जंगल पे छोड़ती रहती। तो पेड़ पे बैठा बंदर बोला, चिड़िया रानी, क्या तुम्हारे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, बंदर भाई, मैं जानती हूँ मेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में से लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में से लिखा जाएगा। तो निर्णय आप सभी को करना है, आपको अपना नाम आजादी पाने में लिखाना है या गुलाम रहने में लिखाना है। तो साथियों, अगर आप आजादी पाने में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो राष्ट्रव्यापी संगठन में